नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वही उत्तर प्रदेश जो सुर्खियों में था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या लोग नाखुश हैं, क्या पार्टी में कुछ लोग अपने नेता योगी आदित्यनाथ से नाखुश हैं, इसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई, फीडबैक और रिव्यू का एक दौर चला। और इस सब के बाद जब यह निश्चित हो गया कि अब योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए। अब से कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से। कल वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे करीब 11 बजे और उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष से। तो सवाल इंडिया का में जो बड़ा सवाल है वो है ये, दिल्ली दरबार में योगी की हाजिरी का मतलब क्या है? क्या मतलब निकाला जाए? क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है? क्या अभी भी यूपी में पक रही है कोई ना कोई खिचड़ी? और क्या सुलह हो गई या बवाल अभी बाकी है? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश सदन जो कि नई दिल्ली में है। वहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला अब निकल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, उनके कई दौर की बैठक होनी है। आज एक मीटिंग है, उसके बाद कल उनकी 2 मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। उनका काफिला निकल पड़ा है यूपी सदन से। यह काफिला लगभग 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के घर पे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की वहां पर बैठक है। बहुत अहम बैठक बताई जा रही है, क्योंकि जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अखिलेश शर्मा और कमाल खान। मैं सबसे पहले अखिलेश के पास आना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या मायने निकाले जाएं इस मीटिंग के? एक ये तो आपने पहले ही बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ नहीं बदले जाएंगे, ये फैसला ले लिया है जो आला अधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस मुलाकात का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस मुलाकात का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो फीडबैक मिला है पार्टी आला कमान को पार्टी संगठन की ओर से, उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराना और स्पष्ट संदेश देना कि विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो भी शिकायतें हैं, वो चाहे विधायकों की हो, चाहे मंत्रियों की हो, चाहे सांसदों की हो, उस पर उन्हें विचार करना पड़ेगा और साथ ही सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अपनी कार्यशैली से किसी को नाराज ना करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की हार का झटका अभी तक बीजेपी उससे उबर नहीं पाई है, और अगर उत्तर प्रदेश भी उसके हाथ से निकल जाता है तो फिर 2024 का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर हालत में उत्तर प्रदेश में सरकार बचाना है, वापस लाना है, और उसके लिए क्या क्या हो सकता है इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ अपनी ओर से दे सकते हैं पीएम मोदी को, जिसमें कि कोविड सिचुएशन से निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं इसके बारे में वो ब्रीफ कर सकते हैं। संगठन के जो मामले हैं उस पर भी चर्चा होगी। ये बताया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो लंबे समय से लटका पड़ा था, जिसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री बहुत कीन नहीं थे, करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब दबाव बना दिया गया है उनके ऊपर कि मंत्रिमंडल विस्तार करें। कई मंत्रियों का जो है देहांत हुआ है कोरोना के चलते, तो वो जगह खाली है। क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन बैठाना जरूरी है, ये स्पष्ट कर दिया गया उन्हें। साथ ही ये भी कहा गया है कि AK शर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया, वो उन्हें आप जगह दीजिए, सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दीजिए, ये भी कहा जाएगा, ताकि जो बचा खुचा समय है 7-8 महीने का, इसमें अगर कहीं पे कोई पेच अगर ढीला है नौकरशाही में या सरकार में तो उसको वो कस सके। ये पूरी कवायद का मकसद है। मुख्यमंत्री को कह दिया जाएगा कि आपको अब जो है थोड़ा विधायकों को सम्मान देना होगा, मंत्रियों को सम्मान देना होगा और उनकी बात आपको सुननी होगी। किसी के मन में कोई मलाल ना रहे, क्योंकि सब परेशान हैं। सब जानते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसकी वजह से सब दुखी हैं, सब उससे प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा असर जो बीजेपी के अपने विधायक हैं उनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाए, और यही फीडबैक उन्होंने BL संतोष, राधा मोहन सिंह को दिया था। तो ऐसे में उनकी अपनी इज्जत बचाने के लिए कि वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे लोगों के पास, ये भी कोई चीज होनी चाहिए उनके पास, तो उनका आप सम्मान कीजिए, ये भी कहा जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी पार्टियों के जो नेता आ रहे हैं, कल जितिन प्रसाद आए हैं, क्या आगे और भी नेता इस तरह से लाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बीजेपी के 300 से ज्यादा विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के एक बाकायदा सर्वे होना है अगले 15 दिनों से 1 महीने के भीतर। उसी के आधार पर तय किया जाएगा
कि उन्हें टिकट दोबारा मिले या ना मिले। तो ये सारी बातें जिस पर चर्चा विस्तार से होगी। जी, और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि ये पहले राउंड की चर्चा मानी जाए और आगे भी और होगी या नहीं, ये भी तय किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने बड़े सूबे के चुनाव की तैयारी में आप जुट रहे हैं तो ये एक अकेली चर्चा नहीं हो सकती। कमाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या सुना है। सुगबुगाहट तो थी जमीनी स्तर पर, जिस तरीके से अखिलेश जी भी बता रहे हैं, ये एक चिंता की बात भी थी सेंट्रल लीडरशिप के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने क्या सुना है योगी आदित्यनाथ के रसूख को लेकर के? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। जो योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री के बजाय एक मठ के मठाधीश की तरह सरकार चलाते हैं। तो मठ के मठाधीश के साथ क्या होता है कि वहां पे एक मठाधीश होता है, महंत होता है, बाकी लोग जो है भक्त होते हैं, उसके आगे दंडवत होते हैं, उसके चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये मठ में एक सिस्टम होता है। लोग कहते हैं कि वो उसी तरह से सरकार को चलाते हैं, जो लोग उनके विरोधी या उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये उनकी कमजोरी बताई जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, वो यही है कि वो एक भगवा वस्त्र पहनते हैं। शायद योगी जी अगर ये भगवा वस्त्र नहीं पहनते होते तो हो सकता है इतने उतार चढ़ाव के बीच में मुख्यमंत्री बदल सकता था, कोई और आ सकता था। पिछले दिनों आप देखिए, जो काफी वक्त हो गया, जो विधायकों ने एक बार धरना दिया था, उनका कहना था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। वो शिकायतें अभी भी बरकरार हैं। मुख्यमंत्री से बेहतर संवाद नहीं है, ये शिकायतें अभी भी बरकरार हैं। पैंडेमिक में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, तकरीबन 1 महीने तक या तकरीबन 20 दिन तक जो हाहाकार रहा है, तमाम लोग मर गए हैं, तमाम नेताओं के घर वाले, उनके रिश्तेदार मर गए हैं, बीजेपी के नेता मर गए हैं, मंत्री मर गए हैं। उससे जो हेल्पलेसनेस थी पार्टी के विधायकों में, उनके सांसदों में, वो खुल के सामने आई है। 1 दर्जन से ज्यादा पार्टी के एमएलए, एमपीज और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को खुद खत लिख के इसके ऊपर अपनी नाराजगी जताई है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो जाहिर सी बात है कि अब सरकार को जाना है चुनाव में, अब पार्टी को चुनाव में जाना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो वो सारी जो मुद्दे हैं सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। जैसा अखिलेश जी ने कहा, सबको मिलाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। जो क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन अगर किसी तरह का है तो सरकार में उसको दूर करने की जरूरत होगी। कुछ ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा कि जिसको लेकर के वो वोट मांगने के लिए जा पाए। ये बात सही है कि वो जो उनका साधु का वेश है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है चुनाव के लिए वो उसको सबसे ज्यादा सूट करती है। तो वो बदले नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जो कमियां हैं उसको सुधारने के दिशा में उनसे चर्चा होगी, ऐसा लगता है। जी, बने रहिए हमारे साथ। विवेक अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसे कि अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह के घर के एकदम बाहर ये काफिला पहुंच गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनका रेजिडेंस है, उनका आवास है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो पहुंच गया है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, वो पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ के घर। अमित शाह के घर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये मीटिंग कितनी देर चलेगी, क्या चर्चा होगी, ये अब से कुछ देर में हमको मालूम हो पाएगा। जैसे मैंने बताया, विवेक अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन जल्दी से वापस अखिलेश जी के पास जाते हैं। अखिलेश जी, क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी लंबी चल सकती है ये मीटिंग? और जाहिर सी बात है कल वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, वो उनकी आखिरी मीटिंग होगी। ये जो पैकिंग ऑर्डर है कि पहले अमित शाह से मिलेंगे, फिर कल प्रधानमंत्री से, और फिर जेपी नड्डा से, आप हमें बता सकते हैं कि किस मीटिंग का क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए संकेत, बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपका है कि मीटिंग कितनी देर चलेगी। अमूमन होता क्या है कि जब इस तरह के बड़े व्यक्तियों के बीच में बैठक होती है तो बैठक का समय तय होता है। जो कार्यक्रम होता है उसमें लिखा होता है कि 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। लेकिन जो अभी का कार्यक्रम है उसमें समय जाने का, मिलने का, बैठक कब शुरू होगी ये तो लिखा है, लेकिन बैठक कब समाप्त होगी यह नहीं लिखा है। तो यानी आप मान के चलिए कि ये लंबी बैठक चलेगी,
और ये भी बताया गया कि आज रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही रुक रहे हैं, यूपी सदन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह वो 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। उसके बाद वो जो बैठक है उसका जरूर कहा गया कि बैठक चलेगी। और उसके बाद ही बताया गया कि 12:30 बजे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। जो पैकिंग ऑर्डर है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऐसा क्योंकि पहले अमित शाह से, फिर पीएम से, बाद में जेपी नड्डा से, तो एक व्यवस्था है बीजेपी के भीतर। उत्तर प्रदेश को बतौर महासचिव अमित शाह ने बहुत करीब से देखा। 2014 के चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। वो हर जिले में, हर संसदीय क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में गए और उनको नस नस से वाकिफ है कि कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या है, कौन सा मुद्दा कहाँ पर है। इस बीच भी जो फीडबैक का सिस्टम चला है वो केवल बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह तक सीमित नहीं रहा है। जो हमें बताया गया सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, जेपी नड्डा ये लगातार फीडबैक लेते रहे हैं। जो भी व्यक्ति इनसे मिले हैं उत्तर प्रदेश से, वो चाहे मंत्री हों, चाहे दूसरे लोग हों, वरिष्ठ लोग हों, जब भी मुलाकात हुई है तो उन्होंने यूपी के बारे में जरूर पूछा है कि यूपी में क्या चल रहा है, अगर चीजें ठीक नहीं है तो इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो अमित शाह ने लगातार ये फीडबैक लिया है। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह के पास वो सारे टॉकिंग पॉइंट्स होंगे जिन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ से बात हो सकती है कि यहाँ पर आपको लगता है कि काम और करने की जरूरत है और ये जो बिंदु है ये ठीक है। तो इस तरह का एक पूरा जो है प्रोफार्मा हम कह सकते हैं फॉर्मेट वो तैयार होगा बातचीत करने के लिए और इसीलिए ये लंबी बातचीत चलेगी। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि ये तो एक इन पॉइंट है, आउट टाइम नहीं है। यानी कि 4 बजे शुरू होगी, कब तक चलेगी ये किसी को नहीं मालूम। और ये क्योंकि 2 बड़े लोग और जरूरी लोग मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चर्चा भी बड़ी गंभीर होगी। एक चीज मैं आपसे अखिलेश जी पूछना चाहता था, आपने बोला था कि फीडबैक के अलग अलग जरिए हैं अमित शाह के पास और भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक बीएल संतोष का तो हमें मालूम है वो वहां गए, 2 दिन कैंप करके आए। इसके अलावा और कैसे फीडबैक बटोरा? एक आरएसएस की तरफ से हुआ, और कौन कौन से ऐसे वो मंच थे जहां से केंद्रीय नेतृत्व ने अपना फीडबैक बटोरा यूपी? देखिए, फीडबैक के कई सारे रास्ते इनके पास हैं। जो संगठन का अपना एक फीडबैक का था, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, वो अलग था। इसके अलावा जो सरसंघ चालक हैं उनकी ओर से किया गया। दत्तात्रेय होसबोले जो हैं वो लगातार वहां पर रहे, उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की और फिर यहाँ पर आकर के उनकी लंबी बैठक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से हुई जिसके बारे में हमने रिपोर्ट किया था। इसके अलावा विधायक, सांसद, मंत्री ये सब भी लगातार अपनी शिकायतों का पुलिंदा जो है वो लगातार पार्टी आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक फीडबैक का सिस्टम है। इसके अलावा मीडिया, वो भी एक सिस्टम है। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, इनसे भी लगातार शिकायतें इनको मिलती रही कि किस तरह से जो दूसरी लहर का प्रकोप था, जब वो पीक पर था, शीर्ष पर था, उस वक्त किस तरह से तबाही हुई है उत्तर प्रदेश में और किस तरह से अव्यवस्थाएं हुई, कुप्रबंधन रहा, ये सारी शिकायतें पहुंचाई गई हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो अपने हैं वो प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में उनकी भी मौत हुई, उनके भी परिजनों की मौत इसमें हुई है। तो उनको किस तरह से राहत दी जाए ये भी इस पर एक चर्चा हुई है। जैसा मैंने कहा है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार बातचीत पार्टी के भीतर हो रही है। और बीजेपी ये जानती है संकेत कि उत्तर प्रदेश को आप हल्के में नहीं ले सकते। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास आया। जो 14 वर्ष का वनवास था बीजेपी का उत्तर प्रदेश की सत्ता में, वो 2017 में दूर हुआ और एक बड़ा मैंडेट, बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश से बीजेपी को मिला है। और अब जबकि पश्चिम बंगाल जीतने का मंसूबा बीजेपी का धराशायी हो गया और अब ऐसा लग रहा है कि जो विधायक अभी जीत के आए भी है पश्चिम बंगाल में, उनमें से कई वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को अपना घर वहां ठीक करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 में आपको पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जो पिछली बार जीती थी उससे बढ़ा रही होंगी, लेकिन ममता बनर्जी शायद इस बार ऐसा होने नहीं देंगी, पूरी ताकत लगाएंगी। तो उत्तर प्रदेश जहां पर कि आपको 60 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि सपा बसपा साथ आ गए थे पिछली बार, तो ये किसी भी सूरत में आपके हाथ से ना निकले, इसके लिए जो भी हो सकता है वो सारी कोशिश बीजेपी अपनी ओर से कर रही है। इसलिए चाहे फीडबैक कहीं से भी आए, वो फीडबैक दिया जा रहा है। 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था संकेत, तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। योगी आदित्यनाथ कहीं भी तस्वीर में नहीं थे और पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। उनके खिलाफ शिकायत एक ये भी है एक धड़े की पार्टी में कि उन्होंने अपनी ओर से अभी तक अपनी क्षमता चुनाव जीतने की साबित नहीं की है, क्योंकि गोरखपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ था वो खुद पार्टी हार गई, पंचायत चुनाव हाल में बीजेपी हार गई। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ है। तो इसलिए देखना होगा कि किस तरह का फीडबैक उनको दिया जाता है। जी बिल्कुल। कमाल जी, एक बार जल्दी से, और भी हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। शांत प्रसाद
श्याम प्रताप जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के शांत प्रकाश जी, और मनोज कक्का स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अग्निहोत्री जी तो बने ही हुए हैं। मैं आप सबके पास अभी आऊंगा, बस एक बार कमाल जी से जान लूं। कमाल जी, देखिए, जैसे आपने विश्लेषण किया जिसमें आपने बोला कि वो भगवा वस्त्र धारण किए रहते हैं, वो एक योगी हैं, तो उनका जो मठाधीश की तरह चलाने का जो तरीका है उसी से लोग नाराज हैं पार्टी में। लेकिन क्योंकि वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, इस वजह से उनको हटाया भी नहीं जा सकता। तो क्योंकि उनको हटाया नहीं जा सकता, तो क्या रणनीति हो सकती है जमीन पर हटाने के अलावा? नहीं, देखिए, रणनीति यही, देखिए, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उनके भगवा वस्त्र के अलावा बहुत सारी जरूरतें हैं चुनाव के लिए किसी पार्टी को। उन चीजों को जहां पे कमियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, यहां पे तकरीबन 60 के आसपास मंत्री हो सकते हैं, 45 मिनिस्टर थे, 3 का कोरोना में निधन हो गया, 42 बचे हैं, तो ये 18 मंत्रियों को अभी और बनाए जाने की गुंजाइश है। कई बार चुनाव के पहले इस तरह की एक्सरसाइज भी होती है कि अगर कहीं जातीय संतुलन बेहतर ना हो, कई बार यह होता है कि किसी दूसरे दल का नेता कहीं बहुत पावरफुल हो, वहां से आप किसी मंत्री को बनाते हैं, किसी को वहां उसके बराबर खड़ा करते हैं। तो ऐसी बहुत तरह की चीजें होंगी जो की जाएंगी। लेकिन ये जो एक स्टीरियोटाइप है, इसका बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में खास करके बहुत महत्व है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वस्त्र पहनते हैं, एक बहुत बड़ी पीठ से उनका ताल्लुक है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। वो राम जन्मभूमि आंदोलन वगैरह के साथ भी उनके गुरु भी जुड़े हुए थे, उनका भी मंदिर को लेकर के बहुत जुड़ाव था। ये सब बहुत तरह की चीजें हैं जो बीजेपी की जो पोल स्ट्रैटेजी है उसमें वो बहुत फायदेमंद साबित होती है। और शायद पोलराइजेशन भी पार्टी को लगता होगा कि उनके नाम पे सबसे ज्यादा कराया जा सकता है चुनाव में, जो उसके फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, अग्निहोत्री जी, आपका विश्लेषण। देखिए, एक चीज तो साफ हो गई कि सबसे अहम बैठक अगर घंटों में गिना जाए तो वो ये वाली होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो समय एकदम लिमिटेड है। 11 बजे कल उनकी बैठक होगी और उसके बाद 12:30 बजे उनकी जेपी नड्डा के साथ बैठक है, तो वो तो उसकी समय सीमा हमें मालूम है, इसकी समय सीमा नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी बैठक है, क्योंकि ये सबसे लंबी चल सकती है। आपका विश्लेषण। संकेत जी, पहले तो मैं सही कर दूं कि यहाँ पे 2 बार विवेक अग्निहोत्री कहा, मैं विनोद अग्निहोत्री। विनोद तो, जी, माफ कीजिएगा। हाँ, विनोद। नहीं, कोई बात नहीं, दर्शकों के लिए पूरे सम्मान के साथ विनोद अग्निहोत्री जी। जी, देखिए, क्या है कि जो अभी अखिलेश ने कहा कि जाने का समय तो लिखा हुआ है अमित शाह जी के यहाँ, लेकिन कब मीटिंग खत्म होगी इसका समय नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पिछले कई महीनों से गृह मंत्री जी के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में संवादहीनता की स्थिति थी। ऐसी चर्चाएं हमको सुनने में आ रही थी। अभी करीब 15-20 दिन पहले मुख्यमंत्री नोएडा और गाजियाबाद भी आए थे कोविड का निरीक्षण करने के लिए, राहत कार्यों का और यहाँ की व्यवस्था का। आमतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी लखनऊ से नोएडा गाजियाबाद आते हैं तो दिल्ली आके बड़े नेताओं से जरूर मिलते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें नहीं हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या और भी सरकारें हो। लेकिन योगी जी आए तो इस बार वो नोएडा और गाजियाबाद से लौटकर दिल्ली वो नहीं मिलने गए। तो ये एक संवादहीनता की स्थिति थी। वो ट्विटर का प्रकरण मालूम है, जिस तरह से ट्विटर के उस पे पोस्टर पर जो है प्रधानमंत्री जी का और जेपी नड्डा जी का फोटो नहीं है, इस तरह खबर भी आई थी पिछले दिनों। तो कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियां जो है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो संवादहीनता इन दोनों नेताओं के बीच में रही है, वो कब तक कितनी लंबी बातचीत चले, इसलिए बातचीत को समय सीमा में नहीं बांधा गया है। क्योंकि जाहिर है जब इतने दिन बाद मिलेंगे तो पहले तो गिले शिकवे भी आपस में होंगे एक दूसरे से, और उसके बाद जो है फिर बातचीत भी शुरू होगी। अब वो बातचीत और सारी जो बातचीत है उसका समाधान इसी बातचीत में निकलना है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता निकलेगा वो फिर रास्ता उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दी जाएगी और नड्डा जी उसको फिर आधिकारिक रूप से, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष है, वो उस पर भी मोहर लगाएंगे। इसलिए ये क्रम बना है कि अमित शाह जी को मालूम है कि मोदी जी क्या चाहते हैं। अमित शाह और मोदी जी की जो केमिस्ट्री है, जो उनका एक तरह से विचार सहमति है, वो एक है। तो वो सारी चीजें जब योगी जी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिन मुद्दों की चर्चा अखिलेश कर चुके हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सारी चीजें उन पर तय होगा कि अरविंद शर्मा की क्या पोजीशनिंग होगी। अगर जितिन प्रसाद को एडजस्ट करना है, क्योंकि जितिन प्रसाद वो नेता है जो लगातार योगी पर हमले करते रहे हैं ब्राह्मण उत्पीड़न को लेकर के, तो उसकी भी एक पीड़ा होगी, वो भी अपनी वो
व्याख्या अपनी बताएंगे, उसके बाद उनका क्या एडजस्टमेंट होना है, उनको कैसे साथ मिलकर चलना है, क्या उपयोग करना है उनको उत्तर प्रदेश में, इस पर बातचीत होगी। और इन सब सारी बातों के बाद जो लबोलवाब जो नतीजा निकलेगा, जिस पर योगी जी सहमत होंगे, जिस पर अमित शाह सहमत होंगे, वो फिर जाके जानकारी एक नतीजा तो हम लोग अभी से ही जानते हैं, और वो नतीजा ये है, जो अपना कुछ और जोड़ना चाहेंगे, उसके बाद नड्डा जी इसको अधिकृत करेंगे। ये क्रम मुझे लगता है समझ में आता है। बिल्कुल, पेच काफी उलझे हुए हैं संकेत जी, उनको सुलझाने में समय लगेगा। और वो आज जो इस तरह की बात है कि जो भी हम सब उलझे हुए तारों को जरूर सुलझाया जाएगा। लेकिन एक नतीजा जो कि जैसे कमाल जी भी बोल रहे हैं और अखिलेश जी भी बता रहे हैं बार बार, वो ये है जाटव जी कि योगी आदित्यनाथ बदले नहीं जाएंगे। तो भले ही 2017 का चुनाव उनके नेतृत्व में ना लड़ा गया हो, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ इतने कष्ट के बावजूद एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं कि ना वो निकाले बन रहे हैं ना रखते बन रहे हैं। देखिए, यहां पर यह कहना कि इनको बदलना या इनको हटाया जाएगा, ये विषय ही नहीं है। काफी लंबे समय से चर्चा नहीं हुई थी और विकास के कार्य, तमाम विषयों पर चर्चा आज वो गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ में करने वाले हैं। कुछ सुझाव, कुछ शिकायतें, वो सब उन पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद फिर उसका निवारण करके जितना बेहतरीन सुशासन योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है, उससे और बेहतर जो है वहां पर व्यवस्था दी जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। और उसको कल प्रधानमंत्री जी के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में चर्चा करके आगे ये क्रियान्वयन करेंगे। तो इसमें ये सब आकलन करना कि इनका गद्दी बचाना या चुनाव के लिए आगे का, ये सारा जो बातें हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पर ऐसा कोई बहुत गंभीरता है। हाँ, जो सीटें खाली हैं, जिन पर अभी दुर्भाग्य से कुछ मंत्रियों की निधन हो गया कोरोना में, तो वो सब सीटों को भी और जो खाली हैं उनको भी भरने के ऊपर विचार होगा। और ये तो अब आप नहीं बोल सकते कि कुछ दिक्कत ही नहीं थी या सब रूमर उड़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही बहुत सारे मंत्री, अपने एमपी, अपने एमएलए, दोनों पर चर्चा होगी। हाँ, मैं र्यूमर क्या कह रहे हैं जाटव जी? मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि र्यूमर, मैं ये कह रहा हूं कि शिकायत और सुझाव दोनों पर चर्चा होगी, क्योंकि जहां सुझाव हैं वहां शिकायतें भी हैं। और जब तक आप शिकायतें नहीं सुनेंगे तब तक शासन नहीं चल सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, हम लोग शिकायतों पर पहले और सुझावों पर उसके साथ में जो है तवज्जो देते हैं, तभी एक अच्छे परिणाम हम लोग निकाल करके लाते हैं। ठीक है, तो शिकायत और सुझाव का दौर है ये टकराव नहीं हो रहा है, ये आपका कहना है। काका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मनोज जी, कोई टकराव नहीं। आपने सुना जाटव जी क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ये तो नोकझोंक लगी रहती है। शायद अगर और थोड़ा लंबा विश्लेषण किया जाए तो समाजवादी पार्टी का भी वो दौर याद कर लिया जाए, 2016 वाला, सितंबर के महीने में, जब आपके यहाँ भी शिकायत भी थी, नोकझोंक भी थी। बीजेपी ने उस समय उसको फैमिली ड्रामा कहा था। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? संकेत जी, बस मैं ये कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बताएं। आप सुन पा रहे हैं जी? समाजवादी पार्टी जो इन्होंने कहा कि शिकायत और सुझाव है, तो सुझाव तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि आपने अपने बयानों के संदर्भ में कहा कि कई सारे विधायक के सुपुत्र कोरोना के काल के गाल में समा गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक हन्नूलाल मिश्रा जी, जो अपनी विधा के पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने भी अपने बेटी के मदद के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से और मोदी जी तक से मदद मांगी, और मदद नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भी उनकी मदद नहीं कर। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लाशों का उतराना, गंगा जो स्नेहमयी और ममतामयी गंगा लोगों के तारने के लिए जानी जाती थी, उन मां गंगा में लाशों से वो फट गई। लेकिन उस पर, उस शिकायत को और उस सुझाव को योगी जी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। समाजवादी पार्टी अपना जो कार्यक्रम है उसको अनवरत चला रही है, जितना उससे हो सके
जो विपक्ष की जो सकारात्मक राजनीति। समाजवादी पार्टी इस पर यही जानना चाह रही है कि जब संवादहीनता इतनी आ गई है, मैं खत्म कर रहा हूं, कि जब संवादहीनता इतनी आ गई है कि जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अब लिफाफे से वार्तालाप हो रहा है, जब इनके प्रभारी बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और संघ के सरसंघचालक तमाम लोग आए, लेकिन जो संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं हुआ। संवादहीनता समाचार पत्रों में और उन लोगों के व्यवहारों में भी दिखी। तो अब जो कमाल भाई कह रहे थे अपने शुरुआती संदर्भ में, वो सही है कि अब भाई गति सांप छुन्नर केरी उगिलत लीलत प्रीत घनेरी। तो अब वो योगी जी भारतीय जनता पार्टी के अटक गए। अब जो आपने बात कही कि उसे न निकलते बन रहा है और न उसे कूदते बन रहा है, तो अब अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विमर्श है, जाटव जी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का बहुत जल्दी से, उस विमर्श समय खत्म हो रहा है। अब अब इसका कितना राजनीतिक फायदा आप उठा पाएंगे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर सी बात है अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कोर्स करेक्शन, वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। संकेत भाई, समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। हम विकास के मुद्दे पर, हम मेदांता हॉस्पिटल बनाने के मुद्दे पर, हम 40 जनपदों को ऐसा है मनोज जी, पंचायत चुनाव में और अखिलेश जी ने और प्रदेश चुनाव में अभी स्टेट इलेक्शन में अभी समय है, इसीलिए तो ये पूरी जद्दोजहद हो रही है। जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना था? देखिए, मनोज जी ने जो बात कही, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये महामारी का दौर जो है वो खाली उत्तर प्रदेश पर नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया पर हावी रहा। मैं स्वयं अपने माता को कोरोना की बीमारी से खोया है, तो ऐसे में ये कहना, अरे मनोज जी सुनो है, तो ऐसे में ये कहना, सुनिए, आप ही के जैसे टीवी पे बैठने वाले आपके प्रवक्ताओं तक ने सरकार से मदद मांगी और सरकार ने मदद नहीं की। बहुत दुख और पीड़ा के साथ आपसे कह रहा हूं कि क्या वो मदद अवेलेबल थी? अरे मनोज जी, क्या वो मदद अवेलेबल थी और क्या वो जानबूझ करके रोकी गई थी? वाले लोगों ने भी मदद मांगी, योगी और मोदी सरकार ने मनोज जी, क्या वो मदद अवेलेबल थी और क्या वो जानबूझ करके रोकी गई थी? अरे इतना बड़ा विपदा पूरे देश दुनिया पर है और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ तो कम से कम जो है इस बीमारी को, महामारी को बख्श दो। ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। ये कह करके आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। देखिए चलिए, मैं एक ब्रेक के लिए रुकना चाहता हूं। ब्रेक के बाद अग्निहोत्री जी का कमेंट लेंगे, लेकिन जाटव जी देखिए, इतनी बड़ी दिक्कत जरूर थी, लेकिन उस दिक्कत के दौर में ये जरूर बोला जा सकता था कि हाँ, हमें बहुत कष्ट है, हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी है, कोई नहीं निपट पा रहा। उस समय ऐसी बात करना कि कोई शॉर्टेज नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, और अगर बोले इसके बारे में तो कानूनी कार्रवाई होगी, शायद इससे बहुत लोगों को ठेस पहुंची। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी, ये अंदरूनी बैठक का दौर अब शुरू हुआ है, क्योंकि योगी दिल्ली की दरबार में आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अब कुछ सवाल विनोद अग्निहोत्री जी से पूछ लेते हैं। अग्निहोत्री जी, आपने सुना जो राजनीतिक दल के यहां पर प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या बोला? जाहिर सी बात है बीजेपी बोलेगी कि ऑल इज वेल, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी बोलेगी कि अपना घर नहीं संभाल सकते, चुनाव क्या जीतेंगे। आपका आखिरी विश्लेषण? नहीं, देखिए, बीजेपी में अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो जिस तरह की पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो कवायद चल रही वो नहीं चल रही थी। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है। अब और एक चीज मैं बताऊं, अभी कमाल जैसे कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम तरह की समस्याएं हैं। विधायकों का असंतोष है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी उनका तरीका रास नहीं आता है, सब कुछ है। इसके बावजूद अगर वो बने हुए हैं और बने रहेंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत है, और वो ताकत है हिंदुत्व की। हिंदुत्व यानी उनके भगवा चोले की, और उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकिंग की। पिछले दिनों जो दिल्ली में संघ की बैठक हुई है उसमें स्पष्ट रूप से राय बनी है, और संघ ने अपनी राय से भाजपा नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, और योगी जी को ही आप राजी करिए कि अरविंद शर्मा को कैसे कहाँ एडजस्ट करना है और किस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, ये योगी जी के साथ मिलकर के तय करिए। उसके बाद ये सारी कवायद हो रही है।
तो यानी एक चीज तो तय है कि योगी जी तो नहीं हटेंगे। अब उसके बाद वो कील कांटे कैसे दुरुस्त किए जाएंगे, वही इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, बाकी लोगों को विभागों को वितरण कैसे होगा, और संगठन में भी फेरबदल की बात हो रही थी। मुझे लगता है अब संगठन में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह ही बने रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह और योगी जी के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेहतर है, और योगी जी चाहेंगे कि वही अध्यक्ष रहें। इसलिए इन सब चीजों पर, जिसको कहते हैं ना राजनीतिक सौदेबाजी, पार्टियों के भीतर भी बहुत राजनीतिक सौदेबाजी छत्रपों और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में होती है। एक सवाल ये बातचीत हो रही है अमित शाह जी के साथ, वो उसमें यही सब सारी चीजों पर चर्चा होगी कि कितना योगी जी अपनी डिमांड रखेंगे और कितना केंद्रीय नेतृत्व उनसे करने को कहेगा। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कुछ योगी जी की चलेगी, कुछ केंद्रीय नेताओं की चलेगी, ताकि मिलजुल करके ये चुनाव मैदान में जाएं। क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, और पंचायत चुनाव की जीत के बाद, जैसा कि आपके अभी अपने चैनल पर भी वो थोड़ा सा टेंशन की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए समय खत्म हो गया है, तो किसकी बात मानी जाएगी और क्या क्या होगा? योगी तो नहीं हट रहे हैं, लेकिन क्या ए.के. शर्मा को अकोमोडेट किया जाएगा? क्या संगठन में फेरबदल होगा? और मंत्रिमंडल में कितने योगी के लोग होंगे और कितने मोदी जी के लोग होंगे? सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि फोन पर बात करते करते वो भाग जाती हैं। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए।